मैं एक सवाल पूछूं हिमेश। हिमेश दो बंदे हैं, एक हिमेश है, एक हिमेश रेशमैया। दो बंदे हो गए। पर्सन यू सॉ हिमेश रेशमैया, नो ही इज हिमेश, इज माय ब्रदर, माय फ्रेंड। बहुत पुराना जानते हैं दूसरा को। हिमेश हिमेश रेशमैया के बारे में क्या समझता है? हाउ ही वुड डिफाइन हिमेश रेशमैया? You want to know? ये तो बहुत अलग सवाल है, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं ये बात एक्चुअली। हम वही पूछेंगे जो किसी ने नहीं, पूछा। बिकॉज मैं ये देखता हूँ कि ये चाहता क्या है यार एक्चुअली। बिकॉज यू नो एज अ कंपोजर मैं कुछ ना कुछ अलग करना चाहता था। तो जब बहुत टेक्नो जब जमाना आया तो मैंने तेरे नाम किया, और जो हुक्का बार करने के बाद मैंने प्रेम रतन किया। सो और सिंगिंग में भी मुझे एक जो जोन था वो कहीं ना कहीं जो नेजल सिंगिंग का था उस पर कॉन्फिडेंस था। तो कहीं ना कहीं जब हिमेश द ह्यूमन बीइंग, हिमेश द सेलिब्रिटी को अगर जज करता है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव किस्म का आदमी है हिमेश रेशमिया कि वो जैसे मैंने सिंगिंग में डेब्यू कभी अपना नहीं किया कोई भी ऐसे जोन में जहां पर वो नेजल सिंगिंग ना हो। अदरवाइज यूजुअली बहुत सारे, क्योंकि हम लोग म्यूजिक सिटिंग्स करते थे तो सारे प्रोड्यूसर्स ने हमेशा कहा कि व्हाई डोंट यू सिंग वन सॉन्ग। बट मेरा ये था कि मुझे वो जोन तभी करना है जब कन्वेंशनल सिंगिंग का दौर अनकन्वेंशनल सिंगिंग के लिए बदल रहा है। तो ऑडियंस प्रिपेयर्ड थी जब आशिक बनाया आया एज अ सिंगर, विच आई न्यू। अगर मैं तेरे नाम के ज़माने में आशिक बनाया करता तो वो नहीं चलता। तो वो कैलकुलेशन थी। तो कभी कभी मुझे लगता है कि इतनी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका माइंड में सवाल क्लियर है कि आपको पहुंचना कहाँ है तो आपको उसका आंसर खुद मिल जाता है। तो वो चीज़ अच्छी भी है और नहीं भी अच्छी है, बट मेरे साथ मैंने ऐसे ही प्लान किया है कभी। तो वो आई डोंट नो अच्छा, क्योंकि कितनी बार मैं दूसरों की जब जर्नी सुनता हूँ जो ऑलवेज बहुत इंस्पायरिंग होती है, तो मुझे ऑलवेज ये लगता है कि इतनी कैलकुलेशन कभी कभी अच्छी नहीं होती है। बट मेरे लिए यही मुझे लगता है कि बिकॉज देर इज यू नो आपको कहाँ पहुँचना है वो क्लैरिटी अगर माइंड में हो तो आप अपना स्टेप उसी तरीके से लेते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कौन से एरा में, क्योंकि हर चीज़ अपने जोन में बहुत अच्छी होती है लेकिन उसका एक टाइम होता है, और वो टाइम पे यू हैव टू यू नो वो प्रोडक्ट लाना चाहिए। ये मेरा ऑलवेज ये रहा है कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ इट इज़ नॉट कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बिकॉज अभी भी कितने गाने आते होंगे कितने नए लोगों के जो बहुत अच्छे होंगे लेकिन वो नहीं चलते बिकॉज दे आर समवेयर नॉट इन सिंक विद द एरा। दैट्स द ओनली थिंग। सो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता। बट अगर आदमी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अगर किसी की कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे अप्रिसिएशन अपने दोस्तों से मिल गया या अपने कुछ फैंस से मिल गया तो देन फाइन। सो आपका अपना, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपका आंसर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो ये मैं जो साइड देखता हूँ हिमेश रेशमिया सेलिब्रिटी का इतना सोच कर करने का, वो हिमेश द ह्यूमन बीइंग को लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब है। हर इंसान में, हर कलाकार में एक दिल होता है और एक दिमाग होता है, और इन दोनों का साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, कला है, वो दिल से आती है, आत्मा से आती है। और जो दिमाग है उसको उसके क्राफ्ट को समझता है, उसकी मार्केट को समझता है, उसके सुनने वालों को, उनकी पहचान को समझता है। तो दिमाग जो है वो हमेशा क्राफ्ट ही बात सोचेगा, प्रैक्टिकली बात सोचेगा, और दिल तो कहीं भी उड़ेगा। ये तो दिल है जी, दिल तो बच्चा है जी। हाँ है? तो आपका मैं देखता हूँ आपके गानों में, हालांकि यू ट्राई
you try to compete the best of excellence in craft also, because जब भी मैंने आपके साथ म्यूजिक सेशन किए हैं, 2 फिल्में बनाई हमने साथ में, इतराज और 36 चाइनाटाउन, इनके सेशन में जब देखता था मैं, तो मैं जब इनके म्यूजिक सेशन में जाता था तो ये पहले म्यूजिक कंपोजर लगे जो कि मुझे गाना सुनाने से पहले, मैं जब हॉल में पहुंचा, उनके घर पहुंचा, तो कुछ 15 म्यूजिशियन थे साथ में, और कभी ऐसा हुआ नहीं था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी हो या रहमान हो या कुछ, वो सिर्फ अपना बाजा तबला लेके बैठे थे और ट्यून सुनाते थे। लेकिन मैंने देखा कि 15-20 म्यूजिशियन की क्या जरूरत है, जबकि गाना गाना भी सुनना है और हम दोनों ने डिसाइड करना है कि इसको कैसे आगे लिया जाए। लेकिन फिर 2-3 मीटिंग के बाद मुझे बात समझ आई कि अब जब उस 20 म्यूजिशियन के साथ भी रिहर्सल चल रही है, अभी इट्स इन द मेकिंग, इट्स नॉट ए स्टेज परफॉर्मेंस, कि जब आप गाते थे तो मुझे लगता था एक बच्चा गा रहा है, जब गाना सुनाता था मुझे तो ऐसा लगता था एक आत्मा गा रही है, और ये सब क्राफ्टी मैन बैठे हुए हैं इसको फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में आया कि एक प्रोड्यूसर आया है सुभाष भाई, उसको बेचना भी है, कहीं उसको अकल ना हो तो कम से कम ये तो समझे कि इसमें ऑर्केस्ट्रा भी है। तो मैं समझ गया उस बात को, लेकिन वो जो पैशन था म्यूजिशियंस का भी, लेकिन मैंने कभी आपको ये नहीं देखा कि म्यूजिशियंस ओवर टुक यू आर ऑलवेज देयर। आधा पागल है वैसे ही, और वो पागलपंती ही जो है वो आपका दिल है, वो आपकी आत्मा है। ये जितनी भी शोमैनशिप है, जितनी भी डेकोरेशन है, जो ऑर्नामेंटल है, कॉस्मेटिक्स है, ये जरूरी है, कपड़े पहनने भी जरूरी है अच्छी, लेकिन दिल से जो आपकी कंपोजिशन निकली है, फिर उसको जब उसने गाया है, वो तो तबाही है। सर मुझे ऑलवेज जब एज अ कंपोजर, जब जिस एरा में मैं आया, तो मुझे ये था कि हाउ डू आई एंटर विद सक्सेस। तो मेरे हर इंसान अपने मम्मी डैडी के लिए, अपने फैमिली के लिए वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड मेक देम प्राउड। तो मेरे लिए ये था कि मैं 300 गाने लेकर ही आया था, और मैंने अपने लॉट्स बना लिए थे कि ये गाने ओके, ऐसी एक हॉन्टिंग फिल्म में जाएंगे तो ऐतराज़ के लिए ऐसे गाने होने चाहिए, अगर एक बहुत ही दुखी आदमी हो, उसकी कहानी हो, तो तेरे नाम के गाने होने चाहिए। क्योंकि फिल्में देखी थी और फिल्मों में हमें नए सिचुएशंस नहीं मिलते थे, और कहीं ना कहीं मुझे ऑलवेज ये लगा कि वो गाने अगर मेरे रेडी हैं, और सिचुएशन पे, जो बहुत ही सेल्फिश बात है एक कंपोजर के लिए कि वो सिचुएशन का ध्यान नहीं रखता है, तो मैंने कुछ चीज़ों में रूल्स तोड़े हैं। क्योंकि मेरे लिए ये था कि अगर मैं सिचुएशन के लिए ही अगर म्यूजिक बनाता रहूँगा, तो कहीं ना कहीं वो फिल्मों को बहुत फायदा दे जाएगा, लेकिन मेरा पर्सनल, आई विल जस्ट बी वन ऑफ देम टू सपोर्ट दैट फिल्म। और मेरा वो इरादा था ही नहीं, क्योंकि मैं पहले जब आया तो मैं एज ए सीरियल प्रोड्यूसर इसीलिए आया कि मैं उन फिल्मों में ज़्यादा म्यूजिक दूं जहां पर म्यूजिक स्टैंड अलोन में याद रहे। अदरवाइज इट वुड, वो तरीका थोड़ा सा गलत था, बट आई यूज्ड टू टेल दिस टू माय प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स पहले ही कि भाई आपको अगर ये चाहिए तो ये 5-6 गाने साथ में ये आपको फिल्म में फिट कर लो, और वो फिट करके वो गाने अगर चलेंगे तो मेरे दिल में ऑलवेज ये था कि इट विल बेनिफिट मी मोर देन जस्ट मेकिंग इट फॉर द सिचुएशंस। बिकॉज मैंने कुछ कंपोजर्स को पहले देख लिया था कि दे हैड मेड सच फैंटास्टिक म्यूजिक, बट एक सक्सेस की जो जर्नी होती है उनको उनका ड्यू शायद नहीं मिला, बिकॉज कहीं ना कहीं उन फिल्मों में वो एक्टर्स का, वो प्रोड्यूसर्स का, वो डायरेक्टर्स का, वो शूट का, वो मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा हाथ था। तो इसलिए जैसे मैं ऑलवेज ये समझता हूँ कि जैसे सलमान भाई की जो फिल्में हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तेरे नाम हो या जुम्मे की रात हो, ये सब गाने सलमान खान कैरी कर रहा है। मैं म्यूजिक देता तो भी सुपर हिट होता, कोई और देता तो भी सुपर हिट होता, ये मैं फर्स्ट डे से जानता था, समझता था। क्योंकि वो अच्छा, क्योंकि ही कैन कैरी एनीथिंग, इज अ सुपरस्टार।
तो मेरे लिए ये था कि जो फिल्में, जो प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर्स बिल्कुल माने लोग अगर उन बहुत छोटी फिल्में हैं या उनका बहुत बड़ा कोई वजूद नहीं है, उस फिल्मों में म्यूजिक दूंगा तो मेरी पहचान बनेगी, जैसे आशिक बनाया और अवार्ड भी उसी पे मिले। तो वो मेरा पहले से दिल में था, बिकॉज कहीं ना कहीं एक था कि अगर मैं अकेला आता हूँ, अगर हीरो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मार्केटिंग बिल्कुल खराब है, पिक्चर बहुत ही छोटी है, शायद बराबर थिएटर में लगे भी नहीं, तो क्या म्यूजिक हिट हो सकता है? तो फिर मैं अपने आप को उसमें बहुत चैलेंज करता था। तो मेरे लिए ये हमेशा होता था कि यार अ, ऐसी फिल्मों में जबरदस्त म्यूजिक अगर मैं देता हूँ तो मैं अपना टेस्ट ऑलवेज करता था। या तो फिर तो हीरो है, हीरो तो सुपरस्टार है, वो तो कोई भी म्यूजिक चला लेगा, डायरेक्टर है कमाल चला लेगा, प्रोड्यूसर है, तो वो फिर आपका क्या है? नॉट दैट जो अच्छा म्यूजिक देते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स या एक्टर्स के लिए वो कोई कम है, तो बहुत मेहनत करते हैं वो और उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बट देन ही इज जस्ट वन मेजर टीम मेंबर, ही इज नॉट द ओनली वन। मेरे लिए ये था कि कोई ना हो तो भी क्या वो म्यूजिक स्टैंड अलोन चल सकता है, ये मेरे दिमाग में ऑलवेज था और वो मैंने ट्राई किया और वो लकीली चल गया। तो एक अलग तरीके से सोच थी, राइट रॉन्ग मैं जानता नहीं था, बट आई वॉज ऑलवेज आई न्यू वेयर आई वांटेड टू रीच। सो मुझे ऑलवेज यही लगता है कि जैसे क्योंकि आज हम जैसे इंडियन आइडल में भी बच्चों को या जो भी यंगस्टर्स हैं कभी भी आते हैं इंडस्ट्री में, वो उनके लिए मैं ऑलवेज मुझे लगता है कि वो रास्ता, वो अगर उन्हें पता हो कि भाई ये बेस्ट काम तो करना है, मेहनत तो करनी है, अच्छा काम करना है, वो तो गिवन है, वो तो कंपलसरी ग्राइंड है, बट उसके अलावा वो जानना भी बहुत जरूरी है कि उन्हें कहाँ पहुंचना है, और कहाँ पहुंचना है तो जर्नी सामने दिख जाएगी, क्योंकि कुछ स्टेप्स आप फिर नहीं ले सकते। You see, he has been a unique personality in the music industry of Hindi cinema or Hindi albums, who worked on a stand-alone music composer, singer. बहुत कम था उस समय, सब म्यूजिक को फॉलो करते थे सिचुएशन फिल्म का। और सबसे अच्छी बात ये कि उसके लिए स्टैंड अलोन के लिए बहुत बड़ी ज़रूरी बात है जो इन्होंने कही शुरू में, आपको भी समझ लेनी चाहिए। स्टैंड अलोन म्यूजिक कंपोजर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बहुत बड़ा बैंक होना चाहिए गाने का। मैंने इस कि 300 गाने का बैंक बनाया, मैंने खुद बना के रखे कि भैया ये 9 इमोशंस हैं, ये एंग्री है, ये लव्स है, ये भक्ति रस है, ये श्रृंगार रस है, ये इस आपको कौन से रस का गाना चाहिए, मैं आपको 4 गाने सुना सकता हूँ। ये पहला कंपोजर था जिसमें हिम्मत थी बात में। और फिर वही होता था कि अल्टीमेटली हिज म्यूजिक इन मूवीज हैज ए पैरेलल डिग्निटी ऑफ दिस, पैरेलल डिग्निटी रही, एक स्टैंड अलोन डिग्निटी मिली उनको। उसके लिए आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे जब गाना मुझे कोई देगा तो मैं करूंगा। आपको डेली प्रैक्टिस करके करते 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 बैग बनाते जाइए, बनाते 100 बनाएंगे तो 10 चलेंगे, 10 बट वो कभी ना कभी काम आएंगे। आपके काम में आएंगे। 15-15, 20-20 साल पहले की कुछ धुनें हैं जो अभी हम यूज कर रहे हैं और सुपर हिट होती है, और बिकॉज वो बेसिक खाली प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है, प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, बट अदरवाइज जो बेसिक ट्यून्स है अगर आप देखें तो लास्ट 60 इयर्स से ट्यून्स एंड वर्ड्स दे हैव जस्ट नॉट चेंज्ड एट ऑल। इट्स क्लासिक्स आर क्लासिक्स, सो स्टॉप कोई भी 90s अगेन ब्रॉट very very strong melodies back to music, because 5 superstars were born who were very young and doing love stories: Salman Bhai, Shah Rukh Bhai, and Amir Khan, Ajay Devgan, Akshay Kumar. So these 5 young heroes came with the era of great music. तो young heroes थे तो love stories बननी थी, तो again 90s का वो music था, but 70s was all about action and drama, so music was different. 90s was all about beautiful melodies, सबसे जो एक सक्सेसफुल दौर है वो 90s है। so 2000 में again it was एक चेंजिंग ट्रांजिशन था जहां पर ये कंप्लीटली जिस नेजल सिंगिंग को अनकन्वेंशनल माना जाता था वो कन्वेंशनल हो गया, वेयर आई ब्रॉट कंप्लीट, इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई ये ऐसी म्यूजिक भी विद वेरी वेरी टेक्नो बीट्स। क्लब में एक आदमी है आशिक बनाया जैसा दर्द भरा गाना वो क्लब में गा रहा है और खुद रो रहा है और ऑडियंस
क्राउड में cheer कर रही है. So this whole contrast of emotions was taking over. And then now more and more we are inspired by the West. There are 7 lakh, 8 lakh singers. So 7 lakh singers. yeah, 7 lakh singers in the market. Really? Yes. And everyone wants to be a singer. So वो Bollywood उसमें से मैं हूँ एक. तो फिल्म इंडस्ट्री में आज 30 या 40 फिल्में हैं, उसमें जगह भी कम है. तो आपको इंडिपेंडेंट म्यूजिक को ही बढ़ावा देना है और एक्चुअली उसमें योर ओन पर्सनालिटी, बिकॉज इट्स नॉट म्यूजिक विच इज ओनली गोइंग टू बी हर्ड, इट्स नॉट गोइंग टू बी प्लेबैक एनीमोर. लाइक माइकल जैक्सन ने कभी भी टॉम क्रूज के लिए नहीं गाया है, उसने अपने लिए गाया है. तो इसीलिए हर म्यूजिशियन ने अपने लिए गाना पड़ेगा और उसको अपने लिए कंपोज भी करना पड़ेगा. बिकॉज आज कोई सिंगर बहुत अच्छा है लेकिन वो कंपोजर ढूंढेगा कहाँ जो उसकी आवाज़ में, क्योंकि इतने सिंगर्स हैं. तो कहीं ना कहीं जैसे अब्रॉड में होता है, वो कंपोजर्स भी खुद होते हैं, वो अपने लिए अपनी आवाज़ के टेक्सचर के लिए जो वो गाना बनाते हैं और वो गाने को अपने पर्सनालिटी के साथ वीडियोस के ज़रिए उसे बाहर लाना है और उसमें एक्सीलेंस करना पड़ेगा. तो इट इज़ अ very easy to get a break now because सोशल मीडिया की वजह से सब हम जुड़ चुके हैं, लेकिन सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. फिर अगले साल फिर और 25, 30, 50 हज़ार सिंगर्स आएंगे एंड बट ग्रोथ भी उतनी है. और वेस्ट से हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं. तो जो इंग्लिश में गाते हैं वो एक, मुझे लगता है कि एक कोई ऐसा स्टार जन्म लेगा जो इंटरनेशनली इंग्लिश गाना हिंदुस्तान से गाएगा और बहुत बड़ा स्टार बनेगा, जो अभी तक हो नहीं पाया समय उस लेवल का. सिंगिंग की है यहाँ पे, बहुत अच्छा गा रहे हैं कुछ सिंगर्स जो इंग्लिश में बहुत अच्छा गा रहे हैं और बिल्कुल इंटरनेशनल इंग्लिश जो होना चाहिए उनका एक्सेंट या उनका जो डिक्शन है सब कुछ. लेकिन वो अभी एनी मोमेंट वो भी ट्रांजिशन आएगा, तो वो वेट करना पड़ेगा. इसलिए कितनी बार कई म्यूजिशियंस से हम मिलते हैं तो उनको लगता है कि वो हो नहीं रहा है जबकि म्यूजिक वो अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली बहुत लोग आ गए हैं. दैट इज दैट. सो वो चैलेंज यहाँ पर पहले आना और ब्रेक लेना बहुत मुश्किल था, ब्रेक लेना बहुत इजी हो गया है, बट ब्रेक लेकर सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है. सो दैट्स द कंप्लीट चेंज. Dinesh bhai, we have music school children here. See, और सब ये सीख रहे हैं म्यूजिक कंपोजिशन, म्यूजिक प्रोडक्शन. तो मैं इनकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी 3 पहली बातें हैं जो कि हमें म्यूजिक कंपोजिशन में या प्रोडक्शन में बहुत ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए. कंपोजिशन में मुझे लग रहा है कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इज कि जो भी आपकी जो फ्रेजिंग हो, वो फ्रेज जो आपके दिल में एज ए कंपोजर है, अगर अनकन्वेंशनल है तो भी, अगर कन्वेंशनल है तो भी, बट जो भी उसे गाए, अगर आप खुद गा रहे हैं तो बेस्ट है, बिकॉज अगर आप सिंगर हैं तो उसको आप और अच्छी तरह निभा सकेंगे बिकॉज इट्स देयर इन योर माइंड. बिकॉज अब डिफरेंट फ्रेजेस बन रहे हैं, कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल भी हो रहे हैं. तो आप या अगर किसी और से गवा रहे हैं तो फिर एग्जैक्ट जो कॉम्पोजिशन है उसको गवाना बहुत जरूरी है. यू कैन नॉट लीव इट कि भाई आप गा लो, सिंगर तुम इम्प्रोवाइज कर लेना, बिकॉज वहां पर वो जो आत्मा से आपने बनाया है, जो फील आप कंपोजर ने जो बनाया है, वो जब सिंगर गाता है वो वेरिएशन बहुत ग्रेट हो सकता है, बट वो वेरिएशन है. वो वेरिएशन तब वर्क करेगा जब ओरिजिनल सुपर हिट हो चुका है. मैं कोई भी नोट्स, बट बेसिक जो आपने उसका जो जर्म जो फील किया है वो सिंगर से फिर एग्जैक्ट आप गवाइए, और सिंगर भी बहुत खुश होगा अगर आप वैसा गवा सकेंगे उनको. तो वो गवाने में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो, अदरवाइज वो कंपोजर की जो नोट्स है वो दिल में रह जाएगी, सिंगर ने गाया कुछ और है और वो अच्छा लग रहा है क्योंकि वो अच्छा सिंगर है तो अच्छा ही गाएगा वो, लेकिन वो वेरिएशन है. तो वो कॉम्पोजिशन वर्क करनी है, बिकॉज सिंगर तो 10 गाने गाएगा, सिंगर वो कॉम्पोजिशन वर्क करती है. इसलिए हिट सिंगर का फ्लॉप गाना भी आता है क्योंकि वो कंपोजर की जो नोट्स है वो हिट या फ्लॉप होती है. तो वो नोट अगर चेंज हो गई तो फिर वो सक्सेस में, या वो कनेक्ट जो इमोशनल कनेक्ट है गाने का, वो निकल जाएगा.
So that is the first thing I feel, and then the production should always follow the song rather than the song uh, where the production, yeah, and the tune is following the production, which is always a rule. I mean, first is the tune of the song, and then we program it accordingly. And third, I very very strongly feel that since it's a visual medium, तो अब आर्टिस्ट्स को एक्टर्स की तरह ही सोचना पड़ेगा, वेयर दे हैव अ पर्सनालिटी, बिकॉज मैं सिर्फ प्लेबैक सुन ही नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि अब गाने ऑडियो में आते हैं लेकिन वो रीच नहीं कर रहे हैं, आते हैं लेकिन वो रीच नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी विजुअल पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट बन करके ही आप कनेक्ट करोगे गानों को। अभी आप जिनके भी म्यूजिक में फैंस हैं, अब्रॉड के आर्टिस्ट हैं या इंडिया के आर्टिस्ट हैं, उनको आप विजुअली जानते हो, तभी आप कनेक्ट कर रहे हो। तो वो विजुअली जो भी आपकी पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी में अपीयरेंस का मैं कह सकूंगा कि कोई बहुत ग्रेट बात नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या फॉर्चुनेटली जो भी है, जैसे अब्रॉड के रॉक स्टार्स हैं या इंडिया के बहुत सारे स्टार्स ने अपनी एक पर्सनालिटी बनाई है, वो पर्सनालिटी, अपीयरेंस, फेस वैल्यू विल प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द सक्सेस फॉर दैट सॉन्ग टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। Beautiful. First thing, the relation with the singer's point of view, say composition, then the quality of the production should not dominate the tune. And then finally, you must not forget that finally it is again, it has become a visual art. So according to visual also, you have to take care of the things. तो ये सब बातें होने के बाद मैं अगर आपसे एक पर्सनल बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं सर, बिंदास। अगर मैं आपको एक लाइन दूं तो उसको कैसे उसको कंपोज करेंगे? लाइन मेरी ये है, मैं तेरा था, तेरा हूँ और तेरा रहूंगा और कुछ ना कहूँगा। अभी आपके सामने बनाएंगे, मैं तेरा था, हाँ, मैं तेरा हूँ, तेरा रहूंगा और कुछ ना कहूँगा। कोशिश करते हैं, अब अगर ऊपर वाला, इससे बड़ी सूटेबल लाइन लड़के के लिए कुछ नहीं हो सकती कि कुछ ना कहूँगा। It's a beautiful process, it has to touch your heart, then mind, then you see that how you go, flow with it, and you make on the spur of moment. ये एकदम आपने सोचा, मिला, राइटर ने दिया और आपने पढ़ा और पढ़ते ही आपने रिएक्ट किया। The reaction from your soul has to be there. अगर बहुत क्राफ्टी करेंगे तो क्राफ्ट तो पूरा पड़ा है, बाद में करेंगे। और वही बच्चे जो लोग गाते हैं उसमें म्यूजिक तो नहीं गाते हैं, प्रोडक्शन तो नहीं गाते हैं। जो एक अकेला मजदूर गाना गाता है वो सिर्फ वो गाना गाता है, जो लाइन है वो गाता है और जिस तरह से जैसे आप गा रहे हैं। So it has to work from your heart and soul. 2 मिनट में नहीं बात की, हम 2.5 मिनट में हम गाना सुनेंगे। नहीं, मैंने कुछ आया है, मैं सुना देता हूँ। हाँ, यस, वाह। मैं तेरा था, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा था, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा कुछ ना ब्यूटीफुल। मेरे डैड ने तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि 3 रेंज होनी बहुत जरूरी है गाने में, कोई भी गाने में 3 रेंज, ताकि उसके सारे डायनामिक्स जो होते हैं कंपोजर के दिल में वो आना बहुत जरूरी है। बट अगेन कुछ जगह हमें रूल तोड़ने भी पड़ते हैं, जहाँ पर हम नहीं जरूरी होती है 3 रेंज, एक ही रेंज में भी आप गाना बना सकते हैं। बट जो कन्वेंशनल हमारा जो फॉर्मेट है हिंदी फिल्मों के म्यूजिक का, उसमें
3 रेंज अगर कवर हो जाए तो वो जब हम फाइनल में जब एक गाना सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा वो, बिकॉज वी विल नेवर, वो मोनोटोनी जो है वो टूट जाती है। एक दो गाने हैं हमारे पास, उसकी कुछ कहानी जानना चाहते हैं जो इतने बड़े पॉपुलर हुए, उसकी कुछ तो सीक्रेट भी होते हैं उसके पीछे। पहले आशिक बनाया, इसके पीछे कहानी क्या है? आपको कहानी, किसने बनाया? आपको आशिक किसने बनाया? एक्चुअली एक जो उसका थॉट था, ऑफ कोर्स ये वीडियो अलग था, बट जो हमने ये वीडियो अलग था, but इसका जो मेरा थॉट था, क्योंकि मैं ये सोचता ही नहीं था कि भाई डायरेक्टर उसे क्या कहाँ कैसे, इसलिए हम लोगों ने इसका एक जो मुझ पे रीमिक्स वीडियो भी जो शूट हुआ, उसका कॉन्सेप्ट यही था कि आशिक बनाया में एक पुकार है, एक कॉल है, एक दर्द है। उसमें भी जब तेरे नाम का म्यूजिक बहुत हिट हुआ था, आई यूज्ड टू विजिट द क्लब्स, और मैं ऑलवेज देखता था कि वो गाने हर जगह बजते हैं। इट वाज द हाईएस्ट सेलिंग एल्बम एट दैट टाइम, बट क्लब्स में नहीं बजता था। तो मुझे, और मैं क्लब्स में सबके चेहरे जो देखता था, पढ़ता था, तो एक बात थी कि कहीं ना कहीं एक एहसास हर लड़का या लड़की के दिल में होता था अपने अपने जीवन साथी के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, हमसफर के लिए, आप जो कह लीजिए। एंड एक कनेक्ट था उसमें। आशिक बनाया के वक्त मेरा ये बहुत क्लियर था कि आंखों में आंसू, दर्द, गाने में पुकार, लेकिन जो उसका रिदम हो वो इतना बीट हो, इतना कंटेम्प्रेरी हो, और क्लब्स में आप अपनी महबूबा के साथ कनेक्ट कर सके, आप उसको याद कर सके। तो वो जो दर्द का जो एक जज्बा था, ये विजुअल मेरे दिल में था कि मुझे नेक्स्ट जो म्यूजिक करना है वो इस तरह का करना है। अब ऐसी कोई फिल्म कैसे मिलेगी? तो मैंने, जो इनके प्रोड्यूसर थे बाला भाई, वो बहुत नए थे, मैंने बोला भाई आपको अगर मुझे साइन करना है तो मैं जो दूंगा वो ही लेना पड़ेगा। तो उन्होंने एग्री कर लिया था। एंड देन वो गाने मैंने उस तरह से डिजाइन किए थे। सो वो जो पुकार थी और नेजल सिंगिंग के साथ, एक्चुअली आप देखें तो उसमें एहसास वही है जो एक सैड सॉन्ग का होता है, बट दुनिया उसे एंजॉय कर रही है। वो इंसान जो उसे गा रहा है, वो इंसान जो उसको महसूस कर रहा है, वो बिल्कुल उस दर्द में है, उस कनेक्ट, उसका इमोशनल कनेक्ट है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो कनेक्ट, और लोगों का एंजॉय करना उस बीट पे, वो कनेक्ट आई थिंक शायद ही कोई गाने में आया था। दैट वाज द न्यू पार्ट अबाउट आशिक बनाया आपने, वेयर अ क्लब सॉन्ग इज वेरी सैड, और वो सैड कनेक्ट विथ दैट बीट and a very different voice, which is nasal, which is in the higher range. Just I think वो होना था। और मैंने एक टेक में गाया था। My dad was there at the console and he said कि बस अभी इसका सेकंड टेक नहीं होगा, क्योंकि ये जो आ गया है वो इसका सेकंड टेक नहीं होना चाहिए। तो मैंने स्क्रैच की तरह ही गाया था, बट वो हो गया था। एक्चुअली अब ये जब बना तो मैंने अपने फ्रेंड्स को सुनाया था, उनको सबको अच्छा लगा, वो गाना आ गया, बट इतना बड़ा होगा ये हमने भी नहीं सोचा था कभी। सो कुछ चीजें फिर हो जाती है अगर वो नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये था कि मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो एक छोटी सी पिक्चर में करूं, बड़े में ना करूं, बिकॉज बड़े में रॉन्ग जा सकता है। और हमें बड़ी इस वक्त एक्साइटमेंट है और बहुत इच्छा है हमारी, यही गाना हम आपसे सुने फिर से। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने, तेरे बिन सूनी सूनी है बाहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन बेरसर मेरी आहें, तेरे बिन लम्हा लम्हा सताए, तेरे बिन बेकरारी जलाए, तेरे बिन चैन मुझको ना आए, तेरे बिन ओ बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है, दर्द जिगर का ये सबब हमको मिला है, तेरे बिन रात कटती नहीं है, तेरे बिन प्यास मिटती नहीं है, तेरे बिन दूरी घटती नहीं है, तेरे बिन लम्हा लम्हा सताए, तेरे बिन बेकरारी जलाए, तेरे बिन चैन
उससे पहले जितने भी सिंगर थे वो नेजल सिंगिंग को मतलब बहुत सा एक ऑकवर्ड मानते थे। हाँ बिल्कुल, इसमें 100% नेजल सिंगिंग मींस कि बैड ज्यादा सिंगिंग। कितनी ट्रोलिंग उस वक्त जब ये गाना आया तो पहले 2 महीने में तो बहुत ट्रोलिंग भी हुई कि नेजल सिंगिंग, नाक से गाता है, नाक से गाता है, नाक से गाता है। एंड आई वाज ओके, नाक से गाया तो नाक से ही गाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है? एंड देन वो 4-6 महीने में हिट हो गया, तो देन आई गॉट माय फिल्म फेयर अवार्ड फॉर इट। तो वो एक्चुअली, बट मुझे अब समझ में आता है कि बट आप जब एक नई चीज करते हैं तो वो एक्सेप्ट होने में थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कभी कभी। सो आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी, बट मुझे लगा कि वो 2-3 महीने वो, क्योंकि इंटरनेशनली एक्चुअली नेजल सिंगिंग इज ऑलवेज बीन देयर, ऐसा नहीं है कि नेजल सिंगिंग वहां तो बहुत, बट यहाँ पर एक वो उस तरह से आया नहीं था। उसके बाद तो अब बहुत ही ज्यादा वी आर ऑल समटाइम्स अभी सबको मालूम पड़ गया कि नाक से गाने से अवार्ड मिलता है। ये तो मेरी जिंदगी का बहुत इतना इम्पोर्टेंट गाना है, बिकॉज ये मेरी लेबल का एक मैंने अपना म्यूजिक लेबल खोला, हिमेश यशोना मेलोडीज, आज 117 गाना आज आया है, ये मेरा दूसरा गाना था। सो इंडिया में किसी भी कंपोजर ने जब कोई लेबल खोला है तो वो लेबल आया है, लेकिन एक जो सक्सेस होनी चाहिए, जो नंबर्स होनी चाहिए, जो व्यूज होने चाहिए, जो ऑडियो स्ट्रीम्स पे बिलियंस में आपको जब देखना पड़ता है, जब जो हमारा एस्पिरेशन तो होता ही है कि वो गाने चले पहुंचे, तो वो कौन सा गाना मैं लाऊं जो कोई फिल्म में नहीं होगा, जो एक सिंगल में होगा, जो एक नए लेवल पे होगा, एक नए यूट्यूब चैनल पे होगा, जिसके उस वक्त कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे सारे आर्टिस्ट अपना एक गाना एक्सपेरिमेंट के तौर पे म्यूजिक करते हैं। लेकिन मेरा ये था कि ये लेबल उतना बड़ा बनना चाहिए कि आई कैन डू थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स। तो वो गाना चुनना बहुत जरूरी था कि ये गाना हार्टलैंड ऑफ इंडिया में पहुंचेगा, और आज इस गाने के 407 मिलियन व्यूज मेरे चैनल पर है और 5 बिलियन व्यूज दूसरों के चैनल पर है, जिसे हम UGC कहते हैं। किसी पे 100 मिलियन है, किसी पे 200 मिलियन है, किसी पे 305 बिलियन व्यूज उसके हैं, यानी कि 5000 मिलियन व्यूज। तो वो गाना जो दूसरे अपने चैनल पे भी अपलोड करें, उनको भी व्यूज आए, वो गाना जो पहुंचे, शेयर करें, बिकॉज सोशल मीडिया में बात ये है कि अगर वो गाना आपको पसंद आएगा, आप शेयर करोगे, तो वो मेलोडी चुनना जो बहुत ही सिंपल है, और अगेन उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई फिल्म, कोई बहुत ज्यादा मार्केटिंग का ऐसा कुछ नहीं है। गाना है, वीडियो के साथ आएगा, और वो जो अनएक्सपेक्टेड या अनहर्ड नंबर्स करने चाहिए वो हो ही नहीं सकता था। और वो भी उस टाइम पे जैसे जो आई थिंक टिकटॉक या इस सब पे टाइप का जो एक अलग टाइप का म्यूजिक था, वो बहुत तब उस वक्त आ रहा था। तो उसमें एक ऐसी मेलोडी जो हार्टलैंड में पहुंचे, तो वो मैंने की, एंड देन द नंबर्स एंड कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड द एंटायर लेवल फॉर मी टू डू थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स नाउ।